हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज से हम सीटेट सितंबर 2026 के लिए साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जब आपका सिलेबस लगभग 60 से 70% हो जाएगा, 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर हम पीवाईक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस और साथ ही नए प्रश्नों की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पहले हम सिलेबस पढ़ेंगे और सिलेबस पढ़ने के बाद हम प्रश्नों की प्रैक्टिस यहाँ पे करने वाले हैं। यहीं पे स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एमसीक्यू प्रश्नों से तैयारी स्टार्ट करते हैं। अब बताइए, आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, किसी टॉपिक को नहीं पढ़ा है, टॉपिक नहीं पढ़ा और आप उस टॉपिक से प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपसे प्रश्न कैसे बनेंगे? और प्रश्न नहीं बनेंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, जबकि आपने अप्रोच ही गलत रखी है। आपको क्या करना है, अभी भी पर्याप्त टाइम है, अपने सिलेबस पे फोकस करना है। सिलेबस जब आपका लगभग 60 से 70% कंप्लीट हो जाए, तब आप प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए और उस टॉपिक से नए प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करिए। अगर आप ऐसे तैयारी करते हैं तो इस बार आपका सीटेट एग्जाम 100% क्वालिफाई होना है। बस आपको अप्रोच अपनी सही रखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं और आप प्रश्नों की प्रैक्टिस करने लग जाइए। अभी भी पर्याप्त टाइम है, आपका सिलेबस और प्रश्नों की प्रैक्टिस साथ में हो सकती है। तो यहाँ पे हम साइंस की कंप्लीट तैयारी करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि साइंस की बेहतर और कम समय में तैयारी हो जाए, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिलेबस भी कंप्लीट करने वाले हैं। यानी पूरा आपका थ्योरी भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ और थ्योरी के साथ साथ चाहे वो पीवाईक्यू प्रश्न है, नए प्रश्नों की प्रैक्टिस भी हम यहाँ पे बेहतर तरीके से करने वाले हैं। बाकी आज की इस क्लास में हम मोशन टॉपिक को, गति टॉपिक को बिल्कुल नए अंदाज में पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको सारी चीजें, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लास में ही क्लियर होता चले और इससे जब आप प्रश्न देखें तो आपको फटाफट हर एक प्रश्न का आंसर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं मोशन या फिर गति होती क्या है। देखिए, मोशन या फिर गति हम कब बोलेंगे? तो कोई व्यक्ति मोशन में है या गति में है, तो हम कब बोलेंगे? ये तब बोलेंगे जब समय के साथ किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष कोई वस्तु अपने स्थिति को परिवर्तित करता है, तब हम क्या बोलेंगे कि वो जो व्यक्ति है या वो वस्तु है, क्या है, मोशन में है। अब आपको ये भारी भरकम शब्द समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको यहाँ पे सिंपल भाषा में समझाती हूँ कि अगर मान लीजिए कोई ये टारगेट पॉइंट है, कोई ये पॉइंट है, इस बिंदु के सापेक्ष में, इसके सापेक्ष में किसी समय के साथ अगर वस्तु के पोजीशन में चेंज होता है, किसमें चेंज होता है? पोजीशन में, या फिर अवस्था में परिवर्तन होता है, स्थिति में परिवर्तन होता है, तब हम क्या कहेंगे कि वो व्यक्ति या वो वस्तु क्या है, मोशन में है या फिर गति अवस्था में है। अगर मान लीजिए गति अवस्था हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु गति में है कि नहीं है, कैसे हम बता सकते हैं? उसके लिए कोई ना कोई टारगेट पॉइंट होना चाहिए। हम कैसे बताते हैं ना, फॉर एग्जांपल के तौर के, कि अभी इस दुकान के पास एक व्यक्ति खड़ा था, लेकिन 5 मिनट पहले निकला है तो दूसरी दुकान तक पहुंच गया होगा। यानी कुल मिला के एक तो यहाँ पे समय की जरूरत पड़ी और दूसरा किसकी जरूरत पड़ी, एक कोई सी बिंदु की जरूरत पड़ी, जिससे हम रिलेशन दर्शा सकें कि यहाँ से वो व्यक्ति वहां तक गया होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ वहां बोलेंगे तो इसमें तो कुछ समझ में आना नहीं है। तो एक कोई निर्देश बिंदु होना चाहिए, समय के साथ किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष अगर कोई वस्तु है जो अपनी पोजीशन पे परिवर्तन कर रहा है, यानी पोजीशन उसकी चेंज हो रही है, तब हम क्या बोलेंगे कि वह वस्तु क्या है, मोशन की अवस्था में है या फिर गति की अवस्था में है। अब किसी वस्तु के लिए एक वस्तु गतिशील भी हो सकती है और जबकि दूसरे वस्तु के लिए वो वस्तु रेस्ट पे भी हो सकती है, स्थिर पे भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि कोई बस चल रही है। अब बस चल रही है तो उसमें जो यात्री बैठे हैं, मान लीजिए ये जो बस है, अब यहाँ पे ये यात्री बैठे हैं। अब बाहर यहाँ पे पेड़ लगे हैं, बाहर यहाँ पे क्या है, पेड़ लगे हैं। तो ये जो यात्रियां बैठे हैं तो इनको लगेगा कि पेड़ चल रहे हैं, इनको क्या लगेगा कि ये पेड़ चल रहे हैं। लेकिन अगर इस पेड़ के पास कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके लिए ये पेड़ किस में रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे। अब इस व्यक्ति के लिए ये पेड़ रेस्ट में है, लेकिन ये बस में व्यक्ति बैठे हैं, उनके लिए ये पेड़ कैसे हैं, गति में है। तो कुल मिला के दो व्यक्तियों के लिए एक वस्तु गति में भी हो सकती है और दूसरे व्यक्ति के लिए वो वस्तु क्या है, रेस्ट पे भी हो सकती है। वो उनके अवस्था पे डिपेंड करता है, उनके स्थिति पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है कि गति कर रही बस के यात्रियों के लिए
सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं, जो यहाँ पे बस में यात्री बैठे हैं उनके लिए। जबकि जो सड़क के किनारे कोई व्यक्ति खड़ा है, तो उसके लिए वो पेड़ पौधे क्या रहेंगे, रेस्ट पे रहेंगे। उसके लिए जो बस में बैठे यात्री हैं, वो गतिमान अवस्था में रहेंगे। उनको लगेगा कि ये व्यक्ति चल रहे हैं, जबकि वो बस चल रही है। और जबकि ये देखिए, ये मान लीजिए ये बस है, बस में दो व्यक्ति बैठे हैं, एक का नाम है चंगू और एक का नाम है मंगू। अब ये चंगू मंगू अगर आपस में देखेंगे, तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे के लिए रेस्ट में है, एक दूसरे के लिए ये स्थिर है। जबकि बाहर ही जो व्यक्ति है, जो बाहर व्यक्ति खड़ा है, उसके लिए ये दोनों क्या है, गति में है। उसके लिए क्या है, ये दोनों में गति में है। तो ये होती है गति की परिभाषा। अब गति के प्रकार कितने होते हैं? तो गति के देखिए बहुत सारे प्रकार होते हैं। अब इसमें से प्रमुख जो है कौन सी है, रैखिक गति, जिसको हम लीनियर मोशन बोलते हैं, यादृच्छिक गति, वृत्तीय गति, दोलनी गति और आवर्ती गति। ये कुछ मेन प्रकार की गति होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रैखिक गति या लीनियर मोशन क्या होता है। बताइए रैखिक गति क्या होता है? तो रैखिक गति वो गति होती है जिसमें कोई व्यक्ति या कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करता है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो ए पॉइंट से सीधे सीधे जाके बी पॉइंट पे जाके रुक जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लीनियर मोशन या रैखिक गति बोलेंगे। ये गति सरल होती है, रेखीय होती है, यानी एक सीधी रेखा में होती है। जैसे सड़क पर चलता हुआ कोई आदमी, बंदूक से छोड़ी गई गोली, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, लीनियर मोशन के या रैखिक गति के उदाहरण होते हैं। अब यादृच्छिक गति क्या होती है, रैंडम मोशन क्या होता है, बोलते हैं ना रैंडमली गति कर रहा है, रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन क्या होता है, इसकी कोई दिशा फिक्स नहीं होती। जो रैंडम मोशन होता है, इसकी कोई दिशा फिक्स नहीं होती है। जैसे कि गैस के अणुओं की गति, जो गैस के अणु हैं वो कैसी गति करते हैं, तो वो रैंडम मोशन ही करते हैं। तो ऐसी गति की मतलब जो यादृच्छिक गति होती है, इसकी अवस्था जिसमें गति का कोई निश्चित पथ नहीं होता है, ये ऐसी अवस्था है गति की जिसमें गति का कोई निश्चित पथ नहीं होता है और निश्चित दिशा नहीं होती, यानी ना निश्चित कोई रास्ता होता है, ना कोई निश्चित दिशा होती है। जैसे मक्खियों की गति, मक्खी भिन भिन करती रहती हैं, क्या वो किसी दिशा में चलती हैं, क्या किसी फिक्स पाथ पे चलती हैं, नहीं, वो कहीं भी कैसे भी चलती रहती हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैंडम मोशन बोलेंगे। फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ियों की गति, अब खिलाड़ी जब फुटबॉल खेल रहे होते हैं, तो क्या दिशा देख के दौड़ते हैं, क्या पाथ देख के दौड़ते हैं, वो तो दौड़ते हैं बस, जिधर बॉल गई उधर ही दौड़ जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम रैंडम मोशन बोलेंगे। ठीक है। वहीं पे वृत्तीय गति क्या होती है, सर्कुलर मोशन जिसको बोलते हैं। तो किसी वृत्ताकार पथ में हो रही गति को हम क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं। वृत्ताकार पथ पर गतिमान वस्तु की गति को हम क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति बोलेंगे। जैसे पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा, अब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो किस पाथ पे करती है, वृत्ताकार पथ पे करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति बोलते हैं। अब दोलनी गति क्या होती है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, तो जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द घूमे, चाहे इसके अगल बगल घूमे, आगे पीछे घूमे, ऊपर नीचे घूमे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम दोलनी गति बोलते हैं। जैसे कि पेंडुलम की गति, पेंडुलम क्या करता है, ये माध्य बिंदु से इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। देखिए माध्य बिंदु के इर्द गिर्द घूम रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम दोलनी गति बोलते हैं। ठीक है। झूले की गति भी कैसी होती है, दोलनी गति होती है, क्योंकि वो भी माध्य बिंदु से आगे पीछे होके गति करती है। पांचवी गति है आवर्ती गति। क्या है, आवर्त गति। अब बताइए आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन क्या होता है। देखिए नाम से क्लियर है, पीरियोडिक मतलब किसी टाइम समय अंतराल की बात की है, किसी एक फिक्स टाइम की बात की है। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है या कोई भी वस्तु है, एक निश्चित समय के बाद वो अपने प्रारंभिक स्थिति में ही आ जाता है, अपने इनिशियल पोजीशन पे ही आ जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम आवर्त गति बोलते हैं। जैसे कि घड़ी, जैसे क्या, घड़ी की सुई, घड़ी की सुई। देखिए जो घड़ी की सुई है वो एक निश्चित समय बाद क्या करती हैं, अपने प्रारंभिक पोजीशन में, जैसे मान लीजिए घंटे की सुई है, घड़ी में घंटे की सुई है, तो घंटे की सुई 24 घंटे बाद वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में, यानी जहां से उसने स्टार्ट किया था वहीं पे आ जाएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आवर्ती गति या पेरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो जब कोई वस्तु अपनी गति को निश्चित समय अंतराल पर दोहराती है तो उसे आवर्त गति कहा जाता है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, लोलक की गति, ये किस में आ जाते हैं, आवर्त गति में भी आ जाते हैं। और एक गति क्या होती है, एक समान गति और असमान गति। एक समान गति क्या होती है, इसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, एक समान गति होती क्या है, तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक समान गति बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझिए
कि ये क्या है, ए पॉइंट है और ये है बी पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए कि एक कोई बस है, वो 1 सेकंड में कितना चली, 2 मीटर चली। फिर दूसरे सेकंड में उसने कितना चला, 2 मीटर चला। फिर तीसरे सेकंड में उसने कितना चला, 2 मीटर चला। फिर चौथे सेकंड में भी वो कितने चली, चौथे सेकंड में भी वो कितना चली, 2 मीटर चली। यानी कुल मिला के हर एक सेकंड में वो कितना चल रही है, 2 मीटर चल रही। हर एक सेकंड में वो 2 मीटर चल रही। तो समय अंतराल भी सेम है, हर बार 1 सेकंड में 2 मीटर चलती है और चली गई दूरी भी समान है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक समान गति या फिर यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। यानी कोई भी व्यक्ति या फिर वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अब असमान गति क्या होती है, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए समान गति का जस्ट ऑपोजिट होती है। वहां पे क्या था, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना, लेकिन यहाँ पे असमान गति में क्या होता है, समय अंतराल तो सेम रहता है लेकिन जो दूरी रहती है, दूरी उसकी अलग अलग रहती है, इसीलिए इसको हम असमान गति बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर वही बस हम यहाँ पे भी ला देते हैं। ये एक बस है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा रही है। अब उसने 1 सेकेंड में कितना चला, 2 मीटर चला। फिर दूसरा जब उसका 1 सेकेंड आया तब वो 3 मीटर चली। ठीक है, अब जब तीसरा उसका 1 सेकेंड आया तब वो कितना चली, 1 मीटर ही चली। तो देखिए यहाँ पे टाइम तो 1 सेकेंड ही है, लेकिन यहाँ पे जो दूरी चली जा रही है वो फिक्स नहीं है, वो सेम नहीं है। अब यहाँ पे खुली जगह पे आई तो स्पीड बढ़ा ली, 3 मीटर चल दी। अब भीड़ भाड़ इलाके में आई तो स्पीड घटा ली, 1 मीटर ही चली। यानी यहाँ पे समय तो फिक्स है कि 1 सेकेंड में चल रही है, लेकिन जो दूरी चल रही है, दूरी फिक्स नहीं है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर असमान गति कहते हैं। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस गति को हम असमान गति कहते हैं। उदाहरण के लिए भीड़ भाड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में टहल रहा एक व्यक्ति। अब कोई कार भीड़ भाड़ वाली सड़क पे जा रही है तो जहां पे उसको खाली जगह मिलेगी तो स्पीड बढ़ा लेगी, और जहां पे उसको भीड़ भाड़ वाली जगह मिलेगी वो क्या करेगी, स्पीड को घटा लेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, असमान गति बोलते हैं। अब कुछ टर्म और हैं जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए और इनसे प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको आप आईएमपी नोट करके चलिएगा। दूरी और विस्थापन से प्रश्न बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हालांकि ये जो आपका मोशन टॉपिक है इसी से प्रश्न आपको बहुत देखने को मिलते हैं, इसीलिए हमने इसको पहले पढ़ना स्टार्ट किया है। तो दूरी या फिर डिस्टेंस क्या होती है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई क्या होती है, दूरी होती है। ठीक है, कुल लंबाई क्या होती है, दूरी कहलाती है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होती और दिशा डिपेंडेंट भी नहीं होती है। ठीक है, बस ये है कि इसका जो क्या है, टोटल जो डिस्टेंस, चाहे वो जिगजैग चला हो, चाहे सर्कुलर चला हो, चाहे कुछ भी, इसकी जो दूरी है वो टोटल जुड़ेगी और टोटल मिला के क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक व्यक्ति है, वो ए से चला बी तक कितना, 5 मीटर, कितना चला, 5 मीटर चला। फिर बी से वो चला सी तक 2 मीटर। ठीक है, ए से बी तक 5 मीटर, बी से सी तक 2 मीटर चला, सी से वो डी तक चला, फिर से कितना, सी से डी तक चला वो 6 मीटर। तो कैसे भी रास्ते में चला हो, लेकिन ये जितना भी उसने दूरी तय की है ये क्या कहलाएगी, दूरी। टोटल वस्तु द्वारा जितने भी पथ की लंबाई तय की गई है वो क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। और ये दूरी क्या होती है, एक प्रकार की अदिश राशि होती है। इसका सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, इसकी कोई भी दिशा नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए टोटल डिस्टेंस कितना निकल के आ जाएगा, यानी ये जो व्यक्ति है ये इसने कितना पथ तय किया है, पथ की लंबाई इसने कितनी तय की है, तो 5 हो जाएगा, 2 5 2 7 और 7 6 कितना हो जाएगा, 7 6 हो जाएगा 13। यानी कुल मिला के उसने 13 मीटर की दूरी तय की। कितनी तय की, 13 मीटर की दूरी तय की। अब कुछ ऑडोमीटर या फिर ऑडोग्राफ क्या होता है, तो ये वो उपकरण होता है जो किसी गतिशील वाहन द्वारा चली गई दूरी को मेजर करता है। अब दूरी तो है लेकिन दूरी को मेजर कौन करेगा, तो ऑडोमीटर या ऑडोग्राफ मेजर करता है। इसको हम माइलोमीटर भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, माइलोमीटर भी कहते हैं। और ये जो उपकरण होता है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक और यांत्रिकी दोनों का क्या होता है, कॉम्बो होता है, संयुक्त रूप होता है, इसलिए इसको हम माइलोमीटर भी कहते हैं। अब देखते हैं विस्थापन क्या होता है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा है कि दूरी क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा चली गई पाथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। लेकिन विस्थापन क्या होता है, किसी व्यक्ति द्वारा या किसी वस्तु द्वारा पाथ की चली गई न्यूनतम लंबाई क्या होती है, विस्थापन होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, विस्थापन होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये ए से चलना स्टार्ट किया, ए से बी तक उसने कितना चला, ए से बी तक, यहाँ पे बी है, बी तक उसने चला 5 मीटर, कितना चला, 5 मीटर। फिर बी से सी तक वो चला
चला 2 मीटर, फिर सी से यहाँ डी तक उसने चला फिर से 5 मीटर, कितना चला 5 मीटर। तो अब बताइए इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी 5 5 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12 मीटर। दूरी तो कितनी निकल के आ गई 12 मीटर, लेकिन विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन ये कहता है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के जो बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं विस्थापन। यानी देखिए लौट के ये आ कहाँ पे गया डी पॉइंट पे आ गया। अब डी से ए के बीच की दूरी कितनी बची है, तो डी से ए के बीच की दूरी बची है 2 मीटर। यानी अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछे विस्थापन पूछे तो विस्थापन कितना निकल के आ जाएगा, विस्थापन निकल के आ जाएगा 2 मीटर। तो यहाँ पे पाथ द्वारा चली गई कुल लंबाई दूरी कहलाएगी जो कि 12 मीटर है, और जो ओरिजिनल पॉइंट है इनिशियल बिंदु है और फाइनल पोजीशन है इसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। यहाँ पे लिखा भी है कि किसी गतिशील वस्तु के अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के मध्य न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है, इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। एक यहाँ पे आप एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, ये एग्जाम्पल क्या है, किसी वृत्तीय पथ में गतिमान वस्तु यदि एक चक्कर पूरा करने के पश्चात अपने मूल बिंदु पर आ जाती है तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। अभी हमने पढ़ा है कि जो इनिशियल प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए अगर कोई वस्तु है वो वृत्तीय पथ पे गति कर रहा, ऐसे गति कर रहा, क्या कर रहा है, वृत्तीय पथ पे गति कर रहा। तो वृत्तीय पथ पे गति कर रहा तो यहाँ से उसने स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से उसने स्टार्ट किया और वापस से राउंड 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 होते होते आके यहीं पे वापस वो रुक गया। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों सेम हो गई। अब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के डिस्टेंस को ही तो हम विस्थापन बोलते थे। अब यहाँ इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो विस्थापन होगा, यहाँ पे विस्थापन क्या निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। ठीक है, शून्य होता है। परंतु वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वृत्ताकार पथ पे डिपेंड करता है, वृत्ताकार पथ के परिधि पे डिपेंड करता है। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr के बराबर होता है। ठीक है, तो विस्थापन आपको क्लियर हो गया और दूरी आपको क्लियर हो गई। चाल या फिर गति क्या होती है, चाल क्या होती है आप बताइए। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति मान लीजिए 5 मिनट में कितनी दूरी तय किया है। दूरी अभी हम पढ़ के आ चुके हैं कि पाथ जो किसी निश्चित समय अंतराल में पाथ की जो लंबाई है, जिस पाथ पे व्यक्ति चला है उसको हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। और वो अदिश राशि होती है, उसमें दिशा की जरूरत नहीं होती। अब वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम क्या बोलेंगे, उस वस्तु की चाल कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति है वो 5 मिनट में कितनी दूरी तय किया है, कितने पाथ को कितने लंबाई को चला है, उसको हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। यदि एक वस्तु मान लीजिए t समय में s दूरी तय करती है तो इसकी चाल हम कैसे निकालेंगे, तो चाल हम निकालेंगे v बराबर s/t। यानी जितनी दूरी चली गई है, मान लीजिए 50 मीटर दूरी उसने चली है, कितना चला है, और मान लीजिए कितना चला है 10 सेकेंड में, तो यहाँ पे जो चाल निकल के आ जाएगी, चाल कितनी निकल के आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड निकल के आ जाएगी। तो चाल का मात्रक एक तो पता चल गया कि इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, v = s/t, यानी दूरी अपॉन समय। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्लियर लिख दीजिए, दूरी अपॉन समय क्या होता है, चाल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हमने चाल तो पढ़ लिया, एक टर्म और आता है औसत चाल। औसत चाल क्या होता है आप ये बताइए। जो औसत स्पीड है, एवरेज स्पीड क्या होती है, तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगा पूरा समय, इसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, औसत चाल। अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, उसने कितनी दूरी तय की, पहले s1 दूरी तय की, फिर s2 दूरी तय की, फिर s3 दूरी तय की, और इसके लिए समय कितना लगा, t1 लगा, t2 लगा और t3 लगा। तो इसको हम टोटल इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। मान लीजिए वो t1 समय हम क्या देते हैं, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में उसने कितना चला, 2 मीटर चला। ठीक है, फिर दूसरी बार वो 3 सेकंड में कितना चला, 5 मीटर चला। फिर तीसरी बार वो मान लीजिए 2 सेकंड में कितना चला, तो दूसरे 2 सेकंड में चला 3 मीटर। कितना चला, 3 मीटर चला। तो यहाँ पे दूरी कितनी हो गई, दूरी हो गई 5 2 7 3 10, कितनी हो गई, 10 हो गई, और ये क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी क्या निकल के आ जाएगी, औसत चाल निकल के आ जाएगी। यहाँ पे हम कुछ बदल लेते हैं, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको भी 5 कर देते हैं, तो ये क्या है, डिविजिबल वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, डिविजिबल वैल्यू।
तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, औसत चाल कितनी निकल के आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी निकल के आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। कुल मिला के औसत चाल पता कैसे करते हैं, तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा है, उसी के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, औसत चाल बोलते हैं। अब एक टर्म और है वेग या फिर वेलोसिटी। वेग क्या होता है, बताइए वेग क्या होता है। अभी हमने पढ़ लिया चाल क्या होता है, तो चाल किसी निश्चित समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी को हम चाल कहते हैं। लेकिन जो वेग होता है, वेग किस पे डिपेंड करता है, विस्थापन पे डिपेंड करता है। किस पे, विस्थापन पे। इसीलिए हम पहले दूरी और विस्थापन को पढ़ लिए हैं, क्योंकि जब हम वेग, त्वरण ये सब पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे विस्थापन और दूरी टर्म आते हैं, ठीक है। तो अब वेलोसिटी क्या होती है, एकांक समय में गतिमान वस्तु का विस्थापन, ये क्या कहलाता है, वेग कहलाता है या वेलोसिटी कहलाता है। यानी वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन में विस्थापन बटे समय, विस्थापन और विस्थापन में जितना समय लगा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, वो 3 सेकेंड में कितना विस्थापित होती है, ये कितना विस्थापित होती है, 12 मीटर विस्थापित होती है। तो यहाँ पे वेग निकल के कितना आ जाएगा, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी कितनी निकल के आ जाएगी, तो वेलोसिटी यहाँ पे निकल के आ जाएगी कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। कितना निकल के आ जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड निकल के आ जाएगी। तो एक फिक्स टाइम में कोई वस्तु, कोई गतिमान वस्तु कितना विस्थापन करती है। अब विस्थापन तो हमने पढ़ा है क्या होता है, इसका जो इनिशियल पोजीशन होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन कैसी राशि होती है, विस्थापन सदिश राशि होती है और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। किसी वस्तु का वेग समान या फिर असमान हो सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये स्टेटमेंट वाले प्रश्न में पूछा जाता है कि वेग क्या समान हो सकता है, क्या सिर्फ असमान हो सकता है, या फिर समान और असमान दोनों हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि किसी वस्तु का जो वेग है वो समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है, ठीक है। औसत वेग क्या होता है, वेग तो हमने पढ़ लिया। औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन व विस्थापन में लगे कुल समय का जो अनुपात होता है, वो क्या कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। यहाँ पे देखिए औसत वेग इक्वल टू क्या है, कुल विस्थापन अपॉन कुल समय। मान लीजिए कुल विस्थापन 12 मीटर है, पहला विस्थापन। आपको यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा तो आपको विस्थापन दिया रहेगा और समय दिया रहेगा। यहाँ पे 12 मीटर है विस्थापन, फिर दूसरा कितना है, दूसरा है यहाँ पे 13 मीटर है, और फिर तीसरा कितना है, तीसरा यहाँ पे फिर से 12 मीटर है। तो बताइए यहाँ पे विस्थापन क्या हो जाएगा, और समय मान लीजिए पहले दिया है 5 सेकेंड, फिर दिया है 6 सेकेंड, फिर कितना दिया है 2 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐड करके और इससे डिवाइड, टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे औसत वेग निकल के आ जाएगा। यानी कुल मिला के कुल विस्थापन को अगर हम कुल लगे समय से डिवाइड कर देते हैं तो औसत वेग निकल के आ जाता है। अब एक और टर्मिनोलॉजी है सापेक्ष वेग। सापेक्ष वेग क्या होता है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। सापेक्ष वेग क्या है, किसी एक गतिमान वस्तु का किसी दूसरी गतिमान वस्तु के सापेक्ष हो रहे विस्थापन की दर को उस वस्तु का सापेक्ष वेग या रिलेटिव वेलोसिटी कहा जाता है। यहाँ पे दो वस्तुओं की जरूरत है। मान लीजिए जैसे एक ये क्या है, फर्स्ट नंबर की वस्तु है कोई A1, इसको हम A1 नाम दे देते हैं, और दूसरी क्या है, इसको हम दे देते हैं A2 नाम। इसको क्या नाम दे देते हैं, A2। अब जो A1 है, ये A1 के सापेक्ष में A2 की क्या वेलोसिटी है, A1 के सापेक्ष में जो दूसरी वस्तु है A2, इसके क्या विस्थापन है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे। अब मान लीजिए गतिमान वस्तुएं अगर एक ही दिशा में गतिशील है, यानी A1 भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और A2 भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तब जो उनका सापेक्ष वेग होगा वो V1 माइनस V2 होगा। इसका वेग माइनस इसका वेग हो जाएगा, V1 माइनस V2 होगा। लेकिन अगर दोनों वस्तुएं एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही हैं, A1 इस डायरेक्शन में जा रहा है और जो A2 है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस स्थिति में जो सापेक्ष वेग होगा वो सापेक्ष वेग कितना निकल के आ जाएगा, V1 प्लस V2 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, V1 प्लस V2 निकल के आ जाएगा। अब बताइए त्वरण क्या होता है। त्वरण क्या होता है, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है, वेग तो अभी हम पढ़े हैं कि विस्थापन किसी वस्तु के, गतिमान वस्तु का जो विस्थापन है उसी को क्या बोलते हैं, समय में, एक निश्चित समय में किसी वस्तु के, गतिमान वस्तु के जो विस्थापन है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। यानी कुल मिला के वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है, ठीक है। अब त्वरण क्या होता है, इसके वेग में परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। त्वरण क्या होता है, वेग में ही परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। यानी त्वरण किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में जो वेग में परिवर्तन होता है उसको हम त्वरण बोलते हैं। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग
में परिवर्तन और इस परिवर्तन में जितना समय लगा, वेग में परिवर्तन और परिवर्तन में जितना समय लगा। मान लीजिए कि कोई वस्तु है, उसकी जो प्रारंभिक वेलोसिटी है वो क्या है, v1। प्रारंभिक वेलोसिटी क्या है, u1। प्रारंभिक वेलोसिटी क्या है, u1। और अंतिम वेलोसिटी क्या है, v2। क्या है, v1। चलिए v1 मान लीजिए, चाहे v2 मान लीजिए, जो भी मान लीजिए। तो अगर हम इसमें जो चेंजेस है, इसमें इसके जो बीच का जो परिवर्तन है, इसके जो वेग में यानी प्रारंभिक वेलोसिटी और अंतिम वेलोसिटी में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, प्रारंभिक वेलोसिटी मान लीजिए है 5 मीटर पर सेकेंड और अंतिम वेलोसिटी मान लीजिए है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो चेंजेस देखने को मिला है, कितना चेंजेस देखने को मिला है, 5 मीटर पर सेकेंड का जो ये चेंजेस देखने को मिला है, या किसी न किसी टाइम इंटरवल में देखने को मिला होगा, यानी इस चेंजेस में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम त्वरण बोलते हैं। तो यदि किसी वस्तु का वेग, प्रारंभिक वेग u है और वो t समय में बदल के v हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। यानी त्वरण बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है। अब जो त्वरण युक्त गति होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, त्वरित गति बोलते हैं। त्वरण, ये त्वरण वेग की दिशा में होना चाहिए। अगर वेग की दिशा में त्वरण हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, धनात्मक त्वरण बोलते हैं। और अगर वेग के विपरीत दिशा में त्वरण हो रहा है तो इसको हम ऋणात्मक त्वरण बोलते हैं, या फिर इसी को हम मंदन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मंदन के नाम से जानते हैं। अब त्वरण भी एक समान और असमान त्वरण होता है। एक समान त्वरण क्या होता है, हाँ, त्वरण का मात्रक भी ध्यान रखिएगा। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब बताइए एक समान त्वरण क्या होता है। जब कोई वस्तु, यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो इसका वेग समान रहता है। अब वेग समान सही रहेगा तो वेग समान समयांतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। त्वरण में भी हम इसको एक समान त्वरण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, वो सीधी रेखा में गति कर रही। अब वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है तो उसका जो वेग बदलेगा वो समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन की दर को ही तो क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो समान समय अंतराल में अगर समान रूप से वेग घटेगा या फिर वेग बढ़ेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक समान त्वरण बोलते हैं। जैसे कि स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति कहलाएगी। अगर कोई बॉल हम गिराते हैं, कोई भी वस्तु अगर हम स्वतंत्र रूप से गिराते हैं तो उसमें जो वेग में परिवर्तन होगा वो समान समय अंतराल में समान होगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक समान त्वरण बोलते हैं। जबकि असमान त्वरण क्या होता है, तो कोई वस्तु असमान त्वरण में चल रही है, चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है। उदाहरण के लिए अगर एक कार है, वो सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दूरी से चल रही है, कैसे चले, असमान दर से चल रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, असमान त्वरण बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, समान तो सेम रहता है। जैसे हम एक समान गति और असमान गति पढ़ते हैं ना, वैसे त्वरण भी होता है, एक समान त्वरण और असमान त्वरण। यहाँ पे समय अंतराल तो समान होता है, लेकिन जो चलने की दर होती है, जो चाल होती है, चाल बदलती रहती है। कहीं पे 5 मीटर पर सेकेंड है तो कहीं पे 10 मीटर पर सेकेंड है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम असमान त्वरण बोलते हैं। तो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि गति क्या होते हैं। गति के हमने सारे प्रकार पढ़े, रैखिक गति, यादृच्छिक गति, वृत्तीय गति हमने पढ़ा, दोलन गति पढ़ा। उसके अलावा हमने दूरी पढ़ा, विस्थापन पढ़ा, दूरी विस्थापन क्या होते हैं, एक समान गति और असमान गति को हमने पढ़ा। चाल या क्या होती है ये भी हमने पढ़ा, औसत चाल, वेग पढ़ा, औसत वेग पढ़ा और सापेक्ष वेग पढ़ा। त्वरण भी हमने पढ़ा है, त्वरण में एक समान त्वरण और असमान त्वरण के बारे में हमने पढ़ा है। यानी एक आधे घंटे 25 मिनट की क्लास में हमने पूरा मोशन टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमने बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ा है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है उन्हीं चीज़ों को हमने पढ़ा है। बाकी पढ़ने के लिए तो अथाह कंटेंट होता है, लेकिन हमको टू द पॉइंट उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जो चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। और सीटेट एग्जाम में आपके सिलेबस से बाहर कभी भी प्रश्न नहीं आते हैं। आपके सिलेबस से प्रश्न बनेगा, जो भी आपका सिलेबस है, और सिलेबस के साथ साथ आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन से प्रश्न बनते हैं। तो आपको ये चीज़ें मजबूत करके जाना है, सिलेबस पढ़ना है और पीवाईक्यू क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम न्यूटन के गति के नियम के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कल हम न्यूटन के गति के नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी क्लासेस अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।